1000 साल पहले लोग मुख्यतः कृषि पर निर्भर रहते थे, जिससे उनका जीवन कृषि आधारित समाज के रूप में विकसित हुआ। गांव में सामुदायिक जीवन का चलन था, जहां परिवार एक साथ रहते थे और मिलजुल कर काम करते थे। इस तरह का सामूहिक जीवन सहयोग और एकता को बढ़ावा देता था। उनके घर अक्सर मिट्टी, लकड़ी या पत्थरों से बने होते थे, जो स्थानीय वातावरण और संसाधनों के अनुकूल होते थे। कुछ स्थानों पर झोपड़ियों का भी प्रचलन था, जिन्हें घास, बांस या अन्य प्राकृतिक सामग्रियों से निर्मित किया जाता था। ये झोपड़ियां साधारण लेकिन आरामदायक होती थीं और ग्रामीण जीवन की सहजता को दर्शाती थीं। इस प्रकार की जीवन शैली न केवल उनके दैनिक कार्यों को सुगम बनाती थी, बल्कि सामाजिक संबंधों को भी मजबूत करती थी। तो बने रहिए वीडियो की एंड तक। उस समय कृषि सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय था, जो समाज की आर्थिक नींव का काम करता था। लोग मुख्यतः अनाज, दाल, सब्जियों और फलों की खेती करते थे, जिससे उनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी। पैतृक तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए वे फसल उगाने में कुशल थे, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती थी। बारिश के मौसम में खेती का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता था, क्योंकि यह फसल के लिए महत्वपूर्ण होती थी। किसान बारीकी से मौसम के संकेतों पर ध्यान देते थे और सही समय पर बीज बोने और फसल काटने का काम करते थे। अनाज को सुरक्षित रखने के लिए विशेष भंडारण तकनीकों का उपयोग किया जाता था, जैसे कि मिट्टी के बर्तनों और विशेष गोदामों का निर्माण, जिससे फसल को दीमक और अन्य कीड़ों से बचाया जा सके। इस तरह कृषि ने न केवल लोगों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की, बल्कि सामूहिक प्रयास और श्रम का भी प्रतीक बनी। सामाजिक ढांचे में जाति व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान था। समाज विभिन्न जातियों में विभाजित था, जो कि कार्य और पेशे के आधार पर स्थापित की गई थी। जाति व्यवस्था ने सामाजिक संरचना को निर्धारित किया और लोगों के जीवन को प्रभावित भी किया। शिक्षा का स्तर उस समय के अनुसार सीमित था और ज्ञान का संचरण मुख्यतः मौखिक परंपरा के माध्यम से होता था। लोग अपने अनुभवों और ज्ञान को साझा करते थे, जिससे एक निरंतर सीखने की प्रक्रिया बनी रहती थी। कुछ विशेष स्थानों पर गुरुकुलों का चलन था, जहां ब्राह्मण और अन्य विद्वान शास्त्र, गणित और विज्ञान की शिक्षा देते थे। ये गुरुकुल ज्ञान के केंद्र थे, जहां छात्र दूर दूर से आकर शिक्षा ग्रहण करते थे। हालांकि शिक्षा मुख्यतः पुरुषों तक ही सीमित थी, लेकिन कुछ स्थानों पर महिलाओं को भी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता था, विशेषकर उन परिवारों में जो अधिक प्रगतिशील थे। इस प्रकार शिक्षा का यह स्वरूप समाज में ज्ञान के प्रसार और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। फिर भी इसकी सीमाएं और भिन्नताएं समाज की संरचना को दर्शाती थीं। धर्म उस समय के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। विभिन्न धर्मों और आस्था के आधार पर पर्व त्योहार मनाए जाते थे। पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता था। यह संस्कृति की एक महत्वपूर्ण धरोहर थी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती थी। व्यापार उस समय भी महत्वपूर्ण था, लेकिन यह मुख्यतः स्थानीय स्तर पर ही होता था। लोग अपने उत्पादों का आदान प्रदान करते थे, जैसे कि कृषि उत्पाद, कच्चे माल और हस्तशिल्प की वस्तुएं। गांवों में छोटे छोटे बाजार होते थे, जहां स्थानीय किसान और कारीगर अपने सामान बेचते थे और खरीदते थे। बाजारों में विभिन्न वस्तुएं बेची जाती थीं, जैसे अनाज, फल, सब्जियां और हस्तनिर्मित सामान, जो समाज की आवश्यकताओं को पूरा करते थे। यात्रा करने वाले व्यापारियों का भी विशेष महत्व था, जो दूर दूर से अपने सामान के साथ आते थे और विभिन्न वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। कुछ प्रमुख शहरों में व्यापार के केंद्र बने हुए थे, जो व्यापारिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण स्थान माने जाते थे। इन शहरों में व्यापार के लिए बाजार और मेलों का आयोजन होता था, जिससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता था और समाज में विभिन्न संस्कृतियों का मिलन होता था। चिकित्सा का ज्ञान सीमित था, लेकिन आयुर्वेद जैसे पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का उपयोग होता था। जड़ी बूटियों और औषधियों का प्रयोग रोगों के उपचार में किया जाता था। सामान्य बीमारियों का इलाज घरेलू नुस्खों से किया जाता था। शिल्पकला और लोक कलाएं उस समय के जीवन का अभिन्न हिस्सा थीं। लोग मिट्टी, लकड़ी और धातुओं से विभिन्न वस्तुएं बनाते थे। संगीत, नृत्य और चित्रकला जैसी कलाएं भी
विकसित थीं जो सामाजिक आयोजनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। परिवहन के साधनों में बैलगाड़ी और पैदल चलना प्रमुख थे, जो उस समय के लिए सबसे सामान्य और प्रभावी तरीके थे। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्टैब्लिश्ड रास्तों का इस्तेमाल करते थे, जो कि आमतौर पर गांवों और कस्बों को जोड़ते थे। बैलगाड़ियों का उपयोग सामान ले जाने और लंबी यात्राओं के लिए किया जाता था, जबकि लोग छोटी दूरी के लिए पैदल चलते थे। संचार का तरीका मौखिक था और संदेशों को पहुंचाने के लिए दूतों का उपयोग किया जाता था। दूत, जो विशेष रूप से प्रशिक्षित होते थे, तेजी से संदेश पहुंचाने में सक्षम होते थे और स्थानीय या क्षेत्रीय समाचारों को भी प्रसारित करते थे। इस प्रकार परिवहन और संचार के ये साधन उस समय की जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा थे, जो लोगों के बीच संपर्क और जानकारी के आदान प्रदान को सुगम बनाते थे। सामुदायिक जीवन की भावना मजबूत थी, लोग मिलजुल कर काम करते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। त्योहारों और विशेष अवसरों पर सामूहिक कार्यक्रम आयोजित होते थे, जो समाज में एकता और भाईचारे को बढ़ावा देते थे। इस तरह का जीवन उस समय की विशेषता थी, जो आज भी कहीं ना कहीं मौजूद जरूर है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।